हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 10th के बायोलॉजी के लेक्चर्स। तो हमने चैप्टर 10 को शुरू किया है गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने एक लेक्चर देखा और उसके बाद लेक्चर 2 के भी हमने 2 पार्ट्स देखे हैं, ठीक है ना। तो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं आज के लेक्चर में। तो चले शुरू करते हैं, जो होगा हमारे पास लंग्स। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की और हमने देखा कि हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम एयर पैसेज वे कहते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर हम लंग्स को शुमार करते थे, ठीक है ना। तो जो एयर पैसेज वे है उसके अंदर जो जो पार्ट्स है और उनके क्या फंक्शंस है वो हम पिछली 2 वीडियोस में डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा सेकेंड पोर्शन लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है, इनके अंदर कैसे फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो लंग्स को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि लंग्स जो है वो एल्वुलाइज के कलेक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे एल्वुलाइज मिल जाएंगे तो वो लंग बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मासेस ऑफ एल्वुलाइज इज कॉल्ड लंग्स। इसकी कोड डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एल्वुलाइज आर कॉल्ड लंग्स, यानी एल्वुलाइज की कम्बिनेशन को हम लंग्स कहते हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारी एल्वुलाइज एक जगह में मिल जाएंगी तो फिर हमें लंग्स नज़र आ जाएंगे। अब हमारी बॉडी में 2 लंग्स मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी एक लेफ़्ट और एक राइट। तो जो लेफ़्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स होती हैं और जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लोब्स होती है। इसी वजह से जो राइट लंग होता है वो हमेशा लेफ़्ट से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर, ये है राइट लंग, तो इसके 3 लोब्स इस तरह से, एक ये लोब है यहाँ तक, सेकेंड लोब यहाँ पर है और थर्ड लोब यहाँ पर है, ठीक है ना। और जो लेफ़्ट लंग है उसकी एक लोब ये है और सेकंड लोब ये वाली है, ठीक है ना। तो इसके 2 लोब्स है और ये थोड़ा छोटा भी है, ठीक है ना। तो इसको हम बाद में देखते हैं कि ये छोटा क्यों है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कहाँ पे वाक़ा होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ये होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ पे होते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन करती है हमारे रिब्स, मतलब यानी कि हमारे रिब्स के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे पास क्या है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और वो रिब्स क्या करती है, लंग्स की प्रोटेक्शन करती है। और लंग्स के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो जो है स्पॉन्जी और इलास्टिक टिश्यूज से बने हुए होते हैं। अब इससे क्या मुराद है? तो स्पॉन्जी टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होंगे जिनके अंदर स्पेसिस होती है, ठीक है ना, पोर्स होती है, यानी सुराख लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एयर के लिए स्पेस मौजूद हो, ठीक है ना। उसको इलास्टिक वो होते हैं जो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। तो लंग्स के अंदर ये टिश्यू इसीलिए है क्योंकि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स की साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का अमल होता है। जब एयर अंदर जाती है एल्वुलाइज के अंदर तो वो उनका साइज़ बढ़ जाता है और जब बाहर निकलती है तो साइज़ कम हो जाता है। इसलिए जब हम लंग्स को हाथ में लेके उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो फोम की तरह के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। स्पॉन्जी जो फोम की तरह होते हैं ना, उसको कहते हैं। उसके बाद जो लंग्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं। तो हमारी बॉडी में देखें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, अहम ऑर्गन्स, उनकी गिर्द एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन ज़रूर होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल इसी तरह लंग्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कैसे है? वो ऐसे, यानी लंग्स के गिर्द इस तरह की एक हमारे पास एक लेयर मौजूद है इस तरह बाहर, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन मौजूद है दोनों लंग्स पर जो कि लंग्स की प्रोटेक्शन करती है, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और फिर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो और जो लंग के टिश्यूज़ है इनके दरमियान जो जगह है वहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग टिश्यूज़ के दरमियान मौजूद होते हैं। और इसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है ना, ताकि उनकी लंग्स की मूवमेंट में आसानी हो। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स मूव करते हैं तो उस मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसमें फ्लूइड मौजूद है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। और हमने पहले ये बात की थी कि जो लेफ़्ट वाला लंग है वो राइट से थोड़ा स्मॉल है। उसकी वजह ये है कि जो लेफ़्ट लंग है बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है ना। और इसीलिए स्पेस की कमी की वजह से जो लंग होता है थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और छोटा भी होता है राइट के मुकाबले में। तो ये है लंग्स का स्ट्रक्चर। तो जब लंग्स में एयर इंटर होती है तो वो एयर जाती है एल्वुलाइज के अंदर, ठीक है ना। और असल में एल्वुलाइज जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, क्योंकि असल फंक्शन कहाँ पे होता है? एल्वुलाइज के अंदर। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होती है? एल्वुलाइज में। तो एल्वुलाइज क्या चीज़ है? तो एल्वुलाइज जो है वो
कोई थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं, यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे, ठीक है ना, यानी थिन वॉल्स के साथ, उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जो लंग्स के इन पे मौजूद होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर देखें डायग्राम में, ये जो है यानी इनको एल्वियोलाइज कहते हैं, ठीक है ना। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। इनके अंदर क्या होती है, सरफेस एरिया होता है, इनके अंदर स्पेस होती है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए ये क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये एल्वियोलर डक्ट हो, और इनके साथ जो एल्वियोलाइज अटैच्ड है इनको कहते हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स है ये एल्वियोलाइज है, ठीक है ना। तो ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स है। और एल्वियोलाइज के गिर्द क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज उनको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है ना। और ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स भी क्या होती है, थिन होती है, वो इसलिए ताकि इन दोनों के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो। तो जब एयर यहाँ से होता है, लंग्स के अंदर आता है, एल्वियोलाइज के अंदर आती है ना, तो वहाँ पे कैपिलरीज भी है, तो वहाँ से क्या होता है, एल्वियोलाइज के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फिर क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन की वजह से लो की तरफ मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाइज की तरफ, फिर एल्वियोलाइज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उनकी तरफ वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आपस में एक्सचेंज होती है एल्वियोलाइज और कैपिलरीज के दरमियान, ठीक है ना। तो यहाँ पे असल फंक्शन होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होती है। तो वो कैसे होती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। अब देखें, ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ठीक है ना, कैपिलरीज है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ज़्यादा मकदार में CO2, ठीक है ना। अच्छा, ये एल्वियोलाई है, ठीक है ना, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास बाहर से एयर आया है, तो एयर में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एल्वियोलाइज में ब्लड वेसल्स की निस्बत ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, एल्वियोलाइज में कम है। तो डिफ्यूजन होती है। आपको पता है हमेशा क्या करता है, एयर जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यानी इनके वॉल्स के ज़रिए से यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में आएगा, फिर एल्वियोलाइज हम एक्सहेल करेंगे तो वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगा। अच्छा, तो ये था यहाँ तक हमारे पास लंग्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम ब्रीथिंग कैसे कर लेते हैं, यानी ये सारी प्रोसेस हमने जो पढ़ी उसके लिए हमें गैस चाहिए, तो वो हमें ब्रीथिंग के ज़रिए मिलती है, ठीक है ना। तो ये ब्रीथिंग कैसे होती है ये देखते हैं। तो ब्रीथिंग का जो रेट है वो हमारे जिस्म को जो ऑक्सीजन की नीड है ना उस पर डिपेंड करता है। जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होगी यानी उतनी ही हम ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है ना, उतनी ही एयर को हम ब्रेथ करेंगे। और जो ब्रीथिंग है वो हम खुद नहीं कंट्रोल करते, वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, और वो कुछ खास मसल्स और कुछ खास पार्ट्स इनको कंट्रोल करते हैं ब्रीथिंग को हमारी बॉडी में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे पास रिब्स है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और तीसरी चीज़ है मसल्स, यानी रिब्स के अंदर यहाँ जो मसल्स लगी है ये मसल्स, ठीक है ना, तो इनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। तो इन मसल्स का, इन रिब्स का और डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब रिब्स से तो आपको पता है हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स है, वो है इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये जो रिब्स के दरमियान यहाँ से यहाँ ये एक रिब्स है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मसल लगी हुई है, ठीक है ना, इनको कहते हैं मसल्स, जो रिब्स को आपस में लगा कर रखे हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम जो है वो एक मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। डोम शेप कहते हैं, गुंबदनुमा है, इस तरह से होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसको डोम शेप्ड कहते हैं। एक मस्कुलर एक लेयर है, ठीक है ना, एक मसल्स की एक लेयर है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे लंग्स के नीचे, ठीक है ना, वहाँ पे मौजूद होता है। तो उसका भी बड़ा रोल होता है रिस्पायरेशन के अंदर, यानी ब्रीथिंग के अंदर। तो वो कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा डिटेल से, ठीक है ना। अब जो हमने ब्रीथिंग की बात की, तो ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस आती है, एक आती है इनहेलेशन और एक आती है एक्सहेलेशन। तो इनहेल हम कैसे करते हैं और एक्सहेल कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है इनहेल। इनहेल कहते हैं हवा को अंदर लेके जाना, हम अंदर की तरफ जो सांस लेते हैं, ठीक है ना, इंस्पायरेशन भी कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो ब्रेथ इन है वो, ठीक है ना। अब ये कैसे होती है, अभी देखें, जब भी ये आपने बात याद रखनी है, इनहेलेशन की जब भी बात होगी ना, तो यहाँ पे दो चीज़ों का रोल है, एक इंटरकॉस्टल मसल्स की, दूसरा डायफ्राम का, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या होंगी,
कंट्रैक्ट होंगी हमेशा, यानी इनहेलेशन के दौरान इंटरकॉस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट होती है और डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है। और इसके मुकाबले में जो एक्सहेलेशन है इसमें ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, यानी मसल्स भी रिलैक्स होंगी, रिब्स की मसल्स, साथ साथ डायफ्राम भी रिलैक्स होगा। अब वो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। जब रिब्स के मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, कंट्रैक्ट हो जाती है तो फिर जो हमारे रिब्स है उनको ऊपर की तरफ खींचती है। जाहिर बात है वो जब ढीली पड़ गई है, जब वो रिलैक्स्ड है तो हमारी जो रिब्स है वो नीचे की तरफ है, मतलब थोड़ी सी फैली हुई है, ठीक है ना। लेकिन जब मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगी तो रिब्स को ऊपर की तरफ खींचेंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारा चेस्ट यानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। एक स्टेप ये हो गया। दूसरी बात, हमने कहा कि डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है इनहेलेशन के दौरान, रिब मसल्स भी कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है। तो जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो वो ऑलरेडी डोम शेप में है, ऊपर की तरफ है, तो जब वो कंट्रैक्ट होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा ना। तो जब वो स्ट्रेट होना लगेगा तो जो कंट्रैक्शन को वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। डायफ्राम क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, कंट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये रिब्स की मसल से कंट्रैक्ट होंगे तो ये अपनी रिब्स को ऊपर की तरफ खींचेंगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इनके दरमियान जो चेस्ट कैविटी है यानी उसका साइज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ गया और रिब्स ऊपर की तरफ आए तो बीच में स्पेस ओपन हो गई। फिर उसकी वजह से क्या होता है, अब स्पेस ओपन हो गए तो उनके अंदर लंग्स मौजूद थे, तो लंग्स पर जो रिब्स का और डायफ्राम का प्रेशर था वो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। क्योंकि रिब्स ऊपर की तरफ गए, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, बीच में यानी ज़्यादा स्पेस हो गए, तो जो लंग्स पे प्रेशर था वो प्रेशर अब क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो लंग्स है वो मतलब कंट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सॉरी कंट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे बल्कि स्पेस ज़्यादा हो गए तो लंग्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान एयर के लिए स्पेस बन जाएगी। फिर उस स्पेस को फिल करने के लिए बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव करता है, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। तो ऐसे होती है इनहेलेशन, ठीक है ना। कैसे होती है, एक दफ़े रिपीट करता हूँ कि मसल्स जो कॉस्टल जो रिब्स के मसल्स है वो कंट्रैक्ट होके रिब्स को ऊपर की तरफ खींचती है, डायफ्राम कंट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट की कैविटी का साइज बढ़ जाता है। फिर जो लंग्स पे जो प्रेशर था रिब्स का वो स्पेस बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हुआ तो लंग्स मतलब ओपन हुए, तो फिर उनके अंदर एयर की स्पेस ज़्यादा हो गई, तो फिर उस स्पेस को फिल करने के लिए बाहर से एयर इंटर होती है और ये होती है एक्सहेलेशन, ठीक है ना। उसके बाद एक्सहेलेशन को देखते हैं जो बिल्कुल उसका उल्टा प्रोसेस है। हमने कहा कि एक्सहेलेशन के दौरान हमेशा मसल्स रिलैक्स होते हैं और डायफ्राम भी रिलैक्स होता है। अब देखें, जब मसल्स रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, अब पहले मसल्स ने कंट्रैक्ट होके चेस्ट को ऊपर किया हुआ था, रिब्स को ऊपर खींच रखा था, ठीक है ना। अब जब रिलैक्स होगा तो फिर रिब्स नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है ना, और डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी ऊपर से रिब्स आ गई, नीचे से डायफ्राम ऊपर आया, रिब्स नीचे आई, तो फिर चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, बीच में कम हो जाएगी, तो मतलब वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा ना, चेस्ट सिकुड़ना शुरू हुआ तो फिर जो लंग्स है लंग्स पर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स पर तो फिर क्या होगा, लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद है उसको जब दबाओगे, प्रेशर करोगे तो जाहिर बात है वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि हमने कहा था कि सैग लाइक स्ट्रक्चर से पहुँच लायक है, स्पॉन्जी है, तो उनका हवा भरी होती है। तो जब उस प्रेशर बढ़ेगा लंग्स पर तो फिर हवा को बाहर की तरफ क्या करते हैं, लंग्स एक्सपेल करते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज, हवा को बाहर की तरफ धकेला जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सहेल। तो इस तरह होता है हमारा पास एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसका पाथवे क्या है वो हम देखते हैं। तो एयर की पाथवे हमने पहले देखा, बिल्कुल वही पाथवे है जो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो एयर हमारे बॉडी में नॉस्ट्रिल से इंटर होता है, नॉस के जो ओपनिंग से, ठीक है ना, यहाँ से इंटर होगा। अच्छा, उसके बाद फेरेंक्स में जाएगा जो कि एक पैसेज वे है, मस्कुलर पैसेज वे, और ये एयर के लिए भी इस्तेमाल होती है और फूड के लिए भी, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। फिर उसके बाद एयर जो होगी वो ट्रेकिया में इंटर होती है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर डक्ट्स में, फिर लास्ट में एल्वियोलाइज में, फिर वहाँ से एक्सचेंज होती है, फिर वह हवा को वापस लेके आती है। तो इसके अंदर प्रोसेस यूँ होता है। देखिए, ब्रीथिंग प्रोसेस जो हमने अभी समझा उसको साइकिल की फॉर्म में हम ऐसे दे सकते हैं कि जब रिब मसल्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है।
तो हमने पहले भी बात की कि जब रिप्स कंट्रैक्ट होती है तो रिप्स को रिप मसल से कंट्रैक्ट होती है, रिप्स को ऊपर उठाती है, डायफ्राम कंट्रैक्ट तो नीचे जाता है, तो बीच में स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स पर प्रेशर पड़ा हुआ था रिप्स का वो कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर लंग्स ओपन हो जाएंगे तो फिर वहाँ से अंदर खाली स्पेस बन जाएगी, जिसको फिल करने के लिए बाहर से हवा को हम इनहेल करेंगे, ठीक है ना। और जब रिप्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि जब रिप्स रिलैक्स होंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, बीच में जगह कम रह जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, हमारे पास जो हवा जो लंग्स है, लंग्स पे प्रेशर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से एयर हमारे पास बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। तो ये था हमारे पास लास्ट इसका थर्ड पार्ट था उस लेक्चर का। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का लेक्चर भी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।